स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टेक्सटाइल में क्लास नंबर 2 और ये मैराथन क्लास थी। इससे पहले मैं आपसे क्लास 1 में बात कर चुकी हूँ, टेक्सटाइल का रिवीजन करा चुकी हूँ आपको। काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया था। अभी हम उसका रिवीजन करेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज रहेगा टेक्सटाइल का क्लास नंबर 2, ये मैराथन क्लास रहेगा। आप सब लोग लाइव चैट को ज्वाइन कर लीजिए एंड क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, हमेशा शिक्षा को प्रमोट करते रहिए, एक अच्छे भावी शिक्षक बनिए। आप लोग बच्चों को सपोर्ट करिए, बच्चों को जो है हमेशा अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करिए, स्वयं भी अच्छे नागरिक बनिए। और देखिए, शिक्षा के द्वारा जो है हर व्यक्ति की मानसिकता में और हर व्यक्ति के व्यवहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार होता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और हमेशा हमें अपने शिक्षक की, वो शिक्षक कोई भी हो, वो आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, वो आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, जो भी आपको कोई लेसन अगर दे रहा है लाइफ में, तो वो आपका शिक्षक है। ठीक है, उसका हमेशा सम्मान करिए स्टूडेंट, हमेशा सम्मान करा करिए अपने टीचर्स का। हमारे टीचर्स जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो टीचर्स बहुत बड़ा जो है इनका हमारे समाज में एक रोल होता है शिक्षक का। अपने शिक्षक का सदैव सम्मान करिए। आप लोग भी एक भावी और अच्छे शिक्षक बनिए, मैं यही सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और अपने समाज का कल्याण कीजिए। जो भी बच्चे आपके आसपास हैं, यदि आप उन्हें कुछ भी समझा सकते हैं और आप उन्हें कुछ भी पढ़ा सकते हैं, अगर आपके थ्रू एक भी बच्चे को आप समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, उसके विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं या उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो वो बिल्कुल दीजिए। ये शिक्षक दिवस जो है बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं भी अपने गुरु को नमन करती हूँ और इसके अलावा हम सब अपने टीचर्स को जो है हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। आज हम जो भी हैं, हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे शिक्षक की वजह से भी हैं। हमारे समय पे तो हमारे शिक्षक छोटे छोटे थे, हम लोग को मार पीट भी लिया करते थे। उस समय बुरा लगता था, लेकिन आज समझ में आता है चलो कोई गलती होती थी हमारे तभी मारते थे, लेकिन हमें पढ़ाते थे, समझाते थे। हम आज जो भी हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं, है ना। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और मेरे सभी टीचर्स को भी हैप्पी टीचर्स डे, और मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। चलिए, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने टेक्सटाइल्स में आपसे बात करी थी। स्टूडेंट, किस किस चीज की बात करी थी? देखो, आज मुझे मेरा करघा मिल गया। लास्ट वीडियो में मेरा करघा खो गया था, आज मैं अपना करघा ढूंढ के लेकर के आई हूँ। खैर, लास्ट वीडियो में हमने टेक्सटाइल का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। टेक्सटाइल जो है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब ही होता है बुनना, टू वीव, टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, और इसके बाद हमने टेक्सटाइल की अवस्थाएं देखी थी, जैसे हमने बात करी थी नग्न अवस्था, शिकार अवस्था, कृषि अवस्था, सामाजिक अवस्था, आधुनिक अवस्था। फिर हमने उसके सिद्धांतों की बात करी थी। वस्त्र विज्ञान के आपके 4 सिद्धांत हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि जो टेक्सटाइल की सबसे बेसिक यूनिट है वो आपके फाइबर है। ठीक है, रेशा है। इंग्लिश में याद रखो स्टूडेंट्स, फाइबर, यार्न एंड फैब्रिक। हिंदी में एक एक शब्द के बहुत नाम होते हैं, वहीं आप कंफ्यूजन हो जाता है आपको। ठीक है, तो फाइबर से यार्न टू फैब्रिक। तो हमने सारे फाइबर्स की बात करी थी, सभी रेशों की बात करी थी, सभी तंतु की बात करी थी, वो प्राकृतिक जगत के हों, वो आपके संश्लेषित जगत के हों। फिर हमने यार्न्स की बात करी थी, मतलब धागों की बात करी थी। तो धागा बनाने की जो विधि है वो आपके कताई कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। स्पिनिंग के पूरे मेथड्स को देखा था। फिर यार्न्स की बात करी थी कि जब हम कताई कर लेते हैं तो हमें मुख्यतः 2 प्रकार के यार्न देखने के लिए मिलते हैं। एक तो साधारण होते हैं, एक आपके मिश्रित धागे होते हैं जिन्हें आप नोवेल्टी यार्न्स, कॉम्प्लेक्स यार्न या फैंसी यार्न्स के नाम से भी जानते हैं, जो ज्यादा मजबूत नहीं होते, बस देखने के सुंदर होते हैं। उसकी हमने बात करी थी एक एक यार्न की। फिर हमने कपड़ा भी बना लिया था। हमने वीविंग की बात करी थी। हमने फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की 3 विधियां, वीविंग, निटिंग एंड फेल्टिंग की बात करी थी। देखिए, वीविंग को भी बुनाई बोलते हैं, निटिंग को भी बुनाई बोलते हैं। डिफरेंस क्या है कि इसमें इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न होता है, इंटरलेसिंग करते हैं, ताने बाने को आपस में गुथा जाता है, इंटरलेस किया जाता है। जबकि निटिंग में क्या करते हैं, इंटरलूपिंग करते हैं, ताने बाने को आपस में लूप्स बनाए जाते हैं, उसमें ऐसे फंदे बनाए जाते हैं, उसको हम इंटरलूपिंग बोलते हैं। इसके अलावा फेल्टिंग, जो कि डायरेक्ट आप रेशों का यूज करके फैब्रिक बना देते हैं, कपड़ा बना देते हैं, बीच में धागे का निर्माण नहीं करते, छोटे छोटे रेशे उठाए और उन्हें ताप से, दबाव से जो है सीधे आपने फैब्रिक बना दिया। हमने इसकी भी बात करी थी। फिर मैंने आपको फैब्रिक काउंट और यार्न काउंट के बारे में बताया था
यार्न काउंट, जब कभी भी हमें धागे को नंबर देना हो कि भाई ये धागा आपके मोटा है या ये धागा आपके पतला है, धागे की मजबूती की बात करनी हो स्टूडेंट, तो उसको हम यार्न नंबरिंग सिस्टम या यार्न काउंट बोलते हैं। मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ आपको। जब कभी भी लंबाई आपके फिक्स होती है, मतलब आपके फिक्स्ड क्या है, लेंथ है, तो ये डायरेक्ट मेथड में चला जाता है। और फिक्स्ड लेंथ सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, ये आपके लंबे लंबे फिलामेंट्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप टेक्स और डेनियर की बात करते हैं। 9000 मीटर में डेनियर, 1000 मीटर में टेक्स, आपके डेका टेक्स होता है। इस तरीके से मैंने आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डेसीटेक्स, नॉट डेका टेक्स, डेसीटेक्स। एंड हमने बात करी थी आपके निश्चित वजन पद्धति की, जिसे आप इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, जिसमें आपके वजन निश्चित होता है और जो है आप क्या बनाते हैं, छोटे फाइबर्स के स्पेशली यूज करते हैं, जिसमें आप कॉटन के बारे में आपने देखा था कि उसमें हम हैंग्स बनाते हैं, ठीक है। 840 यार्ड्स के हैंग बना रहे हैं, मतलब 840 मीटर की लच्छी बना रहे हैं। हमारे यहाँ मीटर बोल देते हैं, दूसरे देश में उसको यार्ड्स बोल देते हैं, वो यूनिट है एक मेजरमेंट की। तो इस तरीके से मैंने यार्न काउंट आपको पढ़ा दिया है पहले ही बहुत डिटेल में। मैं उसका वीडियो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। फिर हमने बात करी थी फैब्रिक काउंट की। वस्त्र गुणांक अलग है और धागा का गुणांक अलग है। वस्त्र गुणांक मतलब हमने बात करी थी कि पर्टिकुलर जब आप कोई भी कपड़ा लेते हैं, उसके 1 इंच कपड़े में, 1 इंच का आप कपड़ा ले लीजिए, उसमें कितने ताने और बाने की संख्या है। तो यदि ताने की संख्या बाने की संख्या बराबर है तो बहुत अच्छा संतुलन है, वो फैब्रिक बहुत मजबूत होगा, जल्दी से नहीं टूटेगा। अगर ताने की संख्या ज्यादा है, बाने की संख्या बहुत कम है, तो वो फैब्रिक का जो है आपके वो अच्छा संतुलन नहीं है। बाने ज्यादा है, ताने कम है, कुछ भी जो रेशियो है वो लगभग बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 90 ताने हैं और 80 बाने हैं, तो भी ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा संतुलन है। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ये अच्छा संतुलन है, ये खराब संतुलन नहीं है। ऐसा भी फैब्रिक जल्दी नहीं फटेगा, ठीक। लेकिन वही 90 आपने जो है ताने लिए हैं और आपने 60 बाने लिए हैं, तो ये कैसा संतुलन है, ये आपके खराब संतुलन है। यहाँ पे कपड़ा फटने की चांसेस है, उसे हम बोलते हैं फैब्रिक काउंट, जिसमें आपने पीपीआई एंड ईपीआई के बारे में जाना था, एंड्स पर इंच एंड पिक्स पर इंच। चलिए, फिर मैं आपको वीविंग की पूरी प्रोसेस पढ़ा चुकी हूँ। वीविंग में हम बात कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ लूम भी पढ़ चुके हैं, करघे के कुछ मुख्य भाग होते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे बन जाता है। लास्ट वीडियो में मैं करघा आपको नहीं दिखा पाई थी। हालांकि आपको पता है कि जो नॉर्मल करघे होते हैं, हम पावर लूम्स की बात नहीं कर रहे, शटललेस लूम्स की बात नहीं कर रहे, जो कि बिजली से चलते हैं। हम सिंपल करघे की बात कर रहे हैं, जो हमें हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है। उसके मुख्यतः शायद 5 भाग होते हैं, है ना। ऐसा तो कभी नहीं पूछा था कि करघे के कितने भाग होते हैं। ये जरूर पूछ लेते हैं कि हार्नेस है, शटल है, रीड है, या आपके वॉब बीम है जिसपे आप ताने के धागे लपेटते हैं, और एक आपके क्लॉथ बीम होता है जिसपे आप बना हुआ कपड़ा लपेटते हैं। ये सब क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। करघे के भाग हैं, शटल में आप बाने का धागा लपेटते हैं, हार्नेस से आप शेड बनाते हैं। शेड मतलब ताने के धागों को जो है ऊपर नीचे कर देते हैं, आधे धागे ऊपर आधे धागे नीचे, ताकि उसमें से बाने का धागा निकल सके, शटल से धागा निकल सके। तो ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। और ये वीविंग वाला जो चैप्टर है, इसमें जो लूम है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अलग अलग वीडियोस भी स्पेशली आपको टेक्सटाइल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप देख लेना अगर आपको देखने का मन है तो, ठीक है। और हमने बात करनी थी आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला था स्टार मार्क करेंगे आप वहां पर किस चीज को, जो वीविंग है। जैसे 2 तरीके की वीविंग देखी थी हमने, प्लेन वीव और आपके कौन सी थी, वही फैंसी वीव, है ना। तो प्लेन वीव में कौन कौन सी वीव्स आई थी और उनके एग्जांपल्स। जैसे लास्ट ईयर 12 वीव से पूछा गया था आपसे टेबल लिनन का, मैंने आपको बता दिया टेबल लिनन इज नॉट अ लिनन फैब्रिक, इट्स जस्ट टाइप ऑफ फैब्रिक जो कि मेज पे बिछाया जाता है, ठीक है। और आपसे फैंसी बुनाई में जैकार्ड लूम आता है, डॉबी लूम आती है, और इसके अलावा आपके लीनो गार्ड, स्वीप वेल, ये सब आपके एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके बनता है। अब आज आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। जब वस्त्र आपके करघे पे बन जाता है और करघे से उतरता है तो वो क्या कहलाता है, वो ग्रे गुड कहलाता है, क्योंकि वो गंदा होता है, मटमैला होता है। भाई उस पे करघे पे कपड़ा बना है और बन रहा है, बराबर धागे का यूज हो रहा है, तो वो गंदा हो जाता है, बहुत अशुद्धियां उसमें लग जाती हैं। तो हम ऐसे ही इस जो फैब्रिक को जो है वो डायरेक्ट कंपनीज में, फैक्ट्रीज में नहीं भेज सकते गारमेंट बनाने के लिए। उससे पहले क्या किया जाता है, उससे पहले वस्त्र की परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा का मतलब होता है वस्त्र को फिनिशेस देना, ठीक है। फिनिशेस क्यों दी जाती हैं, अब जरा आप लोग मुझे फटाफट से लाइव चैट में बताइए कि फिनिशेस के आपके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है फिनिशेस करने का, क्यों दी जाती हैं फिनिशेस, या परिसज्जाएं वस्त्र पे क्यों दी जाती हैं। ये भी प्रश्न बनता है आपसे, बताइए क्यों करी जाती हैं। जब कभी भी आपके करघे से वस्त्र उतरता है तो वो बहुत ही गंदा होता है, मटमैला होता है, उसमें दाग धब्बे लगे होते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होता है, खुरदुरा होता है वो देखने में।
तो उसको आकर्षक बनाने के लिए, बिल्कुल वस्त्र को आकर्षक बनाने के लिए, टू इंक्रीज द ब्यूटी, वस्त्र की उपयोगिता में वृद्धि करने के लिए कि भाई वस्त्र ज्यादा लंबे समय तक टिका रहे, उसकी उपयोगिता बढ़ जाए, टू इंक्रीज द यूटिलिटी। इसके अलावा वस्त्र में विविधता उत्पन्न करने के लिए, आपके मतलब वैरायटी लाने के लिए जो है वस्त्र के ऊपर परिसज्जाएं की जाती हैं। वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए वस्त्र पे परिसज्जा की जाती हैं। वस्त्र का वजन बढ़ाने के लिए, उसे कड़ा करने के लिए वस्त्र पे परिसज्जाएं की जाती हैं। जैसे कहीं भी किसी वस्त्र पे मांड लगा दिया जाता है जिससे वो कड़ा हो जाए, है ना। वेइंग प्रोसेस हमने देखा था जो कि स्पेशली सिल्क के धागों पे किया जाता है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, वस्त्र का रखरखाव अच्छा हो जाए, भाई वस्त्र का रखरखाव हमारे लिए सरल हो जाए। अगर हम उसे धुलें, उसे साफ करें तो हमारी ज्यादा टाइम, ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो और वस्त्र हमारा नवीन लगे, उसकी कार्य क्षमता बढ़े, उसकी गुणात्मकता मतलब उसकी क्वालिटी में वृद्धि हो। इन सब के लिए जो है आपके फैब्रिक के ऊपर फिनिशेस की जाती हैं। तो परिसज्जा का अर्थ क्या है, यहां लिखा है, परिसज्जा द्वारा किसी वस्त्र को अधिक चमकीला, मजबूत तथा धोने पर ना सिकुड़ने वाला बनाया जाता है, क्योंकि वस्त्र जब करघे पर मशीनों से बुनकर आता है तो वह खुरदुरा, गंदा, दाग धब्बे वाला होता है। उसका परिष्करण करना आवश्यक होता है। परिष्करण मतलब उसको फिनिशेस देना, परिसज्जा देना जरूरी होता है, तभी वह उपयोग के लायक बन पाता है। डायरेक्ट करघे से उतरा वस्त्र आप जो ग्रे गुड्स है उसका यूज आप नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो आपके भूरा होता है, चिकना नहीं होता है, मतलब गंदा होता है। क्लियर है। ग्रे गुड्स भी कह सकते हैं आप उसे, इंग्लिश में पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। तो उसको सुंदर बनाने के लिए वस्त्र पर आप क्या करते हैं, फिनिशेस करते हैं। अतः कहा जाता है कि कपड़ा बुनने के बाद उसे निखारने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह परिसज्जा करती है। देखिए हम सारी प्रोसेस पढ़ रहे हैं लाइन वाइज। सबसे पहले टेक्सटाइल का इंट्रोडक्शन, फिर फाइबर से हमने बनाया यान, वो बना स्पिनिंग प्रोसेस से, यान से बनाया फैब्रिक, वो बना आपके वीविंग से, निटिंग से, फेल्टिंग से, जो जिस विधि से भी बन रहा है। और आप फैब्रिक से बनाएंगे हम पहनने योग्य कपड़ा, गारमेंट्स बनाएंगे। वो कैसे बनेंगे, फिनिशेस से, डाइंग से एंड प्रिंटिंग से, ठीक है। और यही आपकी पूरी टेक्सटाइल है, यहीं से प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब बताइए, फिनिशेस दो तरीके की होती हैं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। मुख्यतः दो प्रकार की फिनिशेस होती हैं, आपके बुक्स में भी लिखा है। एक होती है यांत्रिक परिसज्जा, एक होती है रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा को आप आधारभूत परिसज्जा भी कह सकते हैं। यांत्रिक मतलब जहां कभी भी मशीन्स का यूज होता हो, मशीन्स के थ्रू फैब्रिक को आपके फिनिशेस दी जा रही हैं, उसको हम यांत्रिक परिसज्जा कहते हैं। और जहां कभी भी किसी स्पेसिफिक रसायन का प्रयोग हो रहा है, किसी कपड़े पे परिसज्जा दी जा रही है, कोई ना कोई केमिकल, कोई ना कोई रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम विशिष्ट परिसज्जा, स्पेसिफिक फिनिशेस या रासायनिक परिसज्जा, केमिकल फिनिशेस के नाम से जानते हैं। जिसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं कि भाई अग्निरोधक वस्त्र बनाना, आपके अम्ब्रेला बनाना, वाटर प्रूफ वस्त्र बनाना, मॉथ प्रूफ वस्त्र बनाना, मिल्ड्यू प्रूफ वस्त्र बनाना, ठीक है। अभी मैं सब इसकी बात करूंगी। तो ये सब क्या है, आपके रासायनिक फिनिशेस में या विशिष्ट परिसज्जाओं के अंतर्गत आते हैं। जब कभी भी मशीन्स का यूज कर रहे हैं, जैसे धागे भी बना रहे थे हम, तो किसमें था, आपने क्या मैकेनिकल स्पिनिंग पढ़ी और केमिकल स्पिनिंग पढ़ी। मैकेनिकल स्पिनिंग में आपने देखा तकली चरखा था, उसके बाद रिंग थी, ओपन एंड थी, ट्विस्टलेस थी, सेल्फ ट्विस्ट थी कि नहीं थी। और फिर जहां रसायन का यूज हो गया, स्पिनिट में रसायन डाल के आप बना रहे हो, जैसे हेक्सामेथाइल डायमीन एडिपिक एसिड का यूज करके आप नायलॉन बना रहे हो, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल का यूज करके आप क्या बना रहे हो, टेरिलीन बना रहे हो, है ना, या एक्रिलिक बना रहे हो, नहीं टेरिलीन नहीं, सॉरी, ऑर्लॉन या एक्रिलिक बना रहे हो। तो ये क्या, ये रसायन है ना पर्टिकुलर। ऐसे ही जब कभी भी आप कपड़ा बन के आ गया, उसके ऊपर कोई रसायन का प्रयोग करके उसको फिनिशेस दे रहे हैं, तो वो केमिकल फिनिशेस में आ जाएगा। आप मशीन्स का यूज कर रहे हो, वो यांत्रिक फिनिशेस में आ जाएगा। अब आप एग्जांपल दीजिए फटाफट से मेरे को, सबसे पहले मैकेनिकल फिनिशेस के, यांत्रिक फिनिशेस के बताइए, यांत्रिक परिसज्जा के एग्जांपल दीजिए सब लोग। फर्स्ट है आपके सामने मैकेनिकल फिनिशेस। बताइए कौन कौन सी फिनिशेस जो है वो आपके यांत्रिक परिसज्जाएं में आती हैं। दो तो हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी, एक बीटिंग करी थी या बीटलिंग बोल सकते हैं आप, और एक आपके करी थी, कौन सी करी थी, ये वाली वेइंग मेथड, जिसको भारण क्षमता बोलते हैं। तो बीटलिंग आपको मैंने बताया था कि स्पेशली ये जो है लिनिन के वस्त्रों पे की जाती है, लिनिन के वस्त्रों पे, इसको कुटाई करना बोलते हैं, ठीक है। इससे आपके जो रेशे हैं वो आपके चपटे हो जाते हैं, चपटे मतलब सपाट हो जाते हैं। तो बीटलिंग का प्रोसेस है, मशीन्स के थ्रू करते हैं, आप किसी भी मशीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बीटलिंग हो गया। दूसरा आपने कौन सा पढ़ा है, बताइए फटाफट से। वेइंग पढ़ा है। वेइंग मतलब भारण क्षमता। तो वेइंग आपने किस में पढ़ा, आपने पढ़ा सिल्क में वेइंग की जो है प्रोसेस की जाती है। इसके अलावा आता है कैलेंडरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। कैलेंडरिंग से प्रश्न आपके पूछा जाता है। कैलेंडरिंग का मतलब क्या होता है, वस्त्र को
चिकना करना, बिल्कुल वस्त्र को चिकना करना, वस्त्र की सतह को चिकना करना बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऐसे मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बड़े पैमाने पर करते हैं। 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा जो है वो आपके कैलेंडर किया जाता है। रोलर्स होते हैं और वो रोलर्स गर्म होते हैं। गरम गरम रोलर्स में से क्या करते हैं, कपड़े को गुजारते हैं। तो जब गरम गरम आप प्रेस करते हो तो आपका कपड़ा कैसा हो जाता है, बिल्कुल चिकना हो जाता है कि नहीं हो जाता है, एकदम बिल्कुल प्लेन, एकदम उसकी सारी क्रीज हट जाती है, एकदम मतलब चिकना चिकना हो जाता है, एकदम प्रेस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये रोलर्स काम करते हैं। ये गरम गरम होते हैं और जब इसके ऊपर से आप कपड़े को इसके बीच में से गुजारते हैं तो ये कपड़ा इसमें दब जाता है और दबने से क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है, सपाट हो जाता है, चमकदार कोमल हो जाता है। ठीक है, अगर वस्त्र के बीच में छेद भी होते हैं, छिद्र भी होते हैं तो वो भी भर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये जो है आपके बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। 1 मिनट में 140 मीटर कपड़ा जो है इसमें आपके कैलेंडर कर दिया जाता है। तो रोलर्स क्या है, मशीन है ना, तो ये आपके यांत्रिक फिनिशेस में आ जाएगा। किसी केमिकल का यूज किया है इसमें नहीं, रोलर्स का यूज कर रहे हैं। रोलर्स तो आपके मशीन्स है ना। चलिए एक आपके आता है सिंजिंग। सिंजिंग का मतलब होता है आपके आई थिंक वो कि वस्त्र की सतह को आपके क्या करना, जहां पे अगर वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सिंजिंग होता है, साइजिंग होता है। एक मिनट, गिव मी अ मिनट। मैंने उसका पिक्चर ऐड करा था, किधर गया, लो आज मैंने पिक्चर्स ऐड करना भूल गई हूँ मैं। मेरी तो पता नहीं बुद्धि कैसी हो गई है, मैंने मतलब बनाया था और पिक्चर्स ऐड नहीं किया है। खैर कोई बात नहीं है। आई थिंक उसको शायद सिंजिंग ही बोलते हैं मेरे ख्याल से इंग्लिश में। एक बार आप देख लेना और मैं आपको फिर बता दूंगी, दोबारा बता दूंगी। चलो उसको छोड़ो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तभी उसकी बात करेंगे। फिलहाल वो कौन सी वाली प्रोसेस है आप बताइए, मेरे समय दिमाग से निकल रहा है कि फैब्रिक के चारों ओर जो अगर आपके धागे धागे से निकले होते हैं तो उसको जला करके जो है इस ऐसे रोलर से निकालते हैं कि यहाँ पर आग सी जल रही होती है और जलाने से क्या होता है, ये जो फैब्रिक के धागे हैं, रेशे हैं, ये सब जल के खत्म हो जाते हैं और फैब्रिक आपका एक समान लगने लगता है। ठीक है, सिंजिंग ही है आई थिंक, या साइजिंग है, पता नहीं, सिंजिंग है। चलो मैं देखूंगी, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तब करा दूंगी। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे और कौन कौन सी होती है, एक टेंटरिंग होती है। टेंटरिंग सबको पता है क्या होती है, लंबाई चौड़ाई को वांछित दिशा में लाना, समान करना। कि जब फैब्रिक करघे से उतरा है तो कुछ इस टाइप का होता है, फिर हम उसको कैसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। इसके अलावा नेपिंग, वस्त्र पे रोए उठाना नेपिंग कहलाती है। एक एक लाइन ऐसे ही आपसे प्रश्न में पूछी जाती है। ये सब यांत्रिक परिसज्जा ही पढ़ रहे हैं अभी हम, क्लियर है। और क्या हो सकती है आपके, कड़ा करना, वस्त्र को स्टिफनिंग करना, मतलब वस्त्र में आप जो है चीनी डाल के, मिट्टी डाल के, मांड डाल के, मैग्नीशियम सल्फेट, किसी भी तरीके से जो है आप मांड वगैरह का यूज करके और आप जो है वस्त्र को क्या कर रहे हैं, कड़ा कर रहे हैं। एक आपके होती है क्रेपिंग। क्रेपिंग भी आपके जो है यूज की जाती है आपके मैकेनिकल फिनिश में। इसके अलावा आपके सैनफोराइजिंग आती है। सैनफोराइजिंग जिसमें लिखा होता है कि यह व्यापारिक चिन्ह है, इस बात का यह प्रमाण देता है कि वस्त्र जो है आपके धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है। एक होती है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग मतलब वस्त्र को अत्यधिक चमकदार बनाना। कैलेंडरिंग होती है वस्त्र को चमकदार बनाना, ग्लेजिंग होती है वस्त्र को अत्यधिक चमकदार बनाना, तो ग्लेजिंग हो जाता है। क्लियर। और एक आपकी होती है मोयरिंग। मोयरिंग में क्या होता है, वस्त्र को आपके लहरिएदार नमूने बनाए जाते हैं। और एम्बोजिंग, वस्त्र पे नक्काशी करना, मतलब वस्त्र जो है आपके एम्बोज, तो फैब्रिक सबने देखा होगा, एक पेंटिंग करी होगी, जब उसको प्रेस करते थे तो वो पेंटिंग फूल फूल से जाती थी, फिर उसके बाद कला करते थे, वो एम्बोजिंग होती है। ठीक है, ये सब आपके रोलर्स के थ्रू किया जाता है। तो जहां भी मशीन्स का यूज हो गया, इन सब में आपने देखा, अब फैब्रिक आपका आड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको आप लंबाई चौड़ाई में एक समान करोगे, टेंटरिंग करोगे तो किसी ना किसी मशीन का यूज करोगे ना, तो ये आपके क्या होता है, ये सब आपके यांत्रिक फिनिशेस में आते हैं। अब बात करते हैं केमिकल फिनिशेस की। एग्जांपल बताइए बहुत तेजी के साथ सब लोग केमिकल फिनिशेस का। केमिकल फिनिशेस जहां आप कोई ना कोई स्पेसिफिक रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ देखिए, यांत्रिक विधि से आप वस्त्र की आकृति में परिवर्तन ला सकते हैं। मैकेनिकल फिनिश से आप क्या करते हैं, वस्त्र के ऊपर ऐसी फिनिशेस लाते हैं जो परमानेंट भी हो सकती हैं। जैसे मॉथ प्रूफिंग है, या आपके हम बात करें वाटर प्रूफिंग है, तो जो आपके ये अम्ब्रेला बनते हैं, या आपके ये जो बरसाती तिरपाल जिसे आप बोलते हैं, आपके रेन कोट होते हैं, तो आप बताइए क्या ये ऐसे होते हैं कि जो है ये आपके एक दिन में निकल जाए, अम्ब्रेला से आपके एक दिन में निकल जाती है आपकी फिनिशेस। या आपके अग्निरोधक वस्त्र होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि कहीं पर आग लग जाती है उसमें अंदर तक जाते हैं, लोगों को बचा के लाते हैं, तो वो ऐसे कपड़ों का प्रयोग करते हैं, अग्निरोधक वस्त्र का प्रयोग करते हैं ताकि उनको आग ना पकड़े, है ना।
तो ये सब आपके विशिष्ट परिसज्जाएं हैं, या आपके केमिकल फिनिशेज है। अब इसमें मुख्यतः केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आप पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मर्सराइजेशन। मर्सराइजेशन से क्वेश्चन आपके हर बारी बन जाता है, या एक साल छोड़ के एक साल तो बन ही जाता है मर्सराइजेशन, जो कि सूती वस्त्र पे किया जाता है। इसमें कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। इसकी जो खोज है वो कैलिको के प्रिंटर थे जॉन मरमट, तो मरमट के ही नाम पे मर्सराइजेशन है, या जॉन मर्सर है, आई थिंक मर्सराइजेशन का मर्सर है, मरमट नहीं है। मेरी बुक में मरमट दिया है रीना खनूजा में, शायद मर्सर है, तो एक बार चेक कर लेना। फिलहाल ये आपके जो है सूती वस्त्र को चमकदार बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए की जाती है। पूछते हैं ना ये प्रश्न आपसे, तो मर्सराइजेशन। कौन सा रसायन यूज करते हैं इसमें? कास्टिक सोडा। अगर हम दूसरी बात करें आपके, एक होती है क्रीज रेजिस्टेंट। क्रीज रेजिस्टेंट मतलब कि वस्त्र में क्या ना आए, सिलवटे ना पड़े, जल्दी उसको प्रेस ना करना पड़े, बार बार ज्यादा हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो ऐसी जो है आपके ऊपर फिनिशेस करके देते हैं वस्त्र के ऊपर कि जो है वो उसमें क्रीज ना पड़े, वस्त्र आराम से हम रख सकें। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग होती है। वाटर प्रूफिंग जिसकी हम बात कर चुके हैं कि ऐसे फैब्रिक कुछ स्पेशल बनाए जाते हैं जिसमें पानी से बचाते हैं वो, तो उसमें आप अम्ब्रेला की बात करते हैं, उसमें आप रेन कोट की बात करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको? एक आप बात करते हैं मॉथ प्रूफिंग की। मॉथ प्रूफिंग मतलब भाई कीड़ा ना लगे, और एक होती है मिल्ड्यू प्रूफिंग। मिल्ड्यू मतलब फफूंदी ना लगे। अगर फैब्रिक पे ज्यादा मांड लगा रहेगा तो, और ऐसे ही आपको बाजार में मिल जाएगा, तो भाई उस पर तो फफूंदी लग जाएगी, है ना। तो कीटों से सुरक्षा है, तो मतलब मॉथ प्रूफिंग के लिए भी जो है आपके फैब्रिक के ऊपर फिनिशेस कर देते हैं, और आपके क्या करते हैं, फफूंदी से सुरक्षा के लिए भी उसके ऊपर आपके क्या कर देते हैं, फिनिशेस कर देते हैं। फफूंदी से सुरक्षा के लिए इसमें किसका यूज करते हैं? टर्पेंटाइन का, फॉर्मेल्डिहाइड का। ये जब मैं प्रश्न कराऊंगी तो मैं एकदम आपको क्लियर कर दूंगी। जैसे कास्टिक सोडा का प्रयोग किसमें करते हैं? आपके मर्सराइजेशन में करते हैं। ऐसे ही टर्पेंटाइन, फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किसमें करते हैं? तो मिल्ड्यू प्रूफिंग में, फफूंदी से रक्षा हो कपड़े की, इसके लिए करते हैं। कुछ आपके फायर प्रूफ फैब्रिक बनाए जाते हैं, अग्निरोधक वस्त्र जिसे आप बोलते हैं कि भाई फायर अंदर न जाने पाए, अग्नि बुझाने वाले व्यक्ति इस पोशाक को पहनते हैं। तो अमोनियम सल्फेट की मोटी मोटी सतह, मोटी मोटी तह जो होती है वो आपके वस्त्र में लगाई जाती है। किसकी? अमोनियम सल्फेट की। ये बात आप याद रखिएगा, तब आपके क्या बनता है? फायर प्रूफ फैब्रिक बनता है। तो ये जो है आपके स्टूडेंट, ये सब आपके आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं? आपके रासायनिक फिनिशेस में आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें ब्लीचिंग भी आएगा। ब्लीचिंग जैसे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किस में करते हैं? वूल में करते हैं, सिल्क में करते हैं। वही आप जेवल वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज किस में करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस का यूज किस में करते हैं? कॉटन के लिए करते हैं, लिनिन के लिए करते हैं। जब वस्त्र को आप धुलते हैं, वस्त्र की आप पढ़ते हैं शुष्क धुलाई और सूखी धुलाई और सारी धुलाई के बारे में पढ़ते हैं, तो आप ब्लीचेस का भी यूज करते हैं। तो ब्लीचेस भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप किसी न किसी केमिकल का यूज करके वस्त्र को परिसज्जा दे रहे हैं ना। तो ये होता है आपके फैब्रिक फिनिशेस। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक यांत्रिक परिसज्जा में और आपके जो है रासायनिक परिसज्जा में? यांत्रिक को आप आधारभूत बोल दीजिए, आप वस्त्र का आधार सही कर रहे हैं, ठीक है, उसको चिकना कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े वस्त्र को सीधा कर रहे हैं, आप उसके सतह को कहीं सही साइड से जला रहे हैं ताकि उसके रेशे जो है एक समान हो जाएं, कुछ भी कर रहे हैं आप, उसकी आधारभूत, उसकी संरचना को सही कर रहे हैं। रसायन देखिए, आप उसमें कुछ स्पेसिफिक कर दे रहे हैं फैब्रिक को। अब फैब्रिक आ रहा है, आपने उसमें अमोनियम सल्फेट की बड़ी मोटी मोटी चादर बना दी और अंदर लगा दी फैब्रिक के अंदर, तो वो क्या बन गई? वो आपके फायर प्रूफ फैब्रिक बन गई। आपने कास्टिक सोडा का यूज कर दिया तो वो क्या हो गया? वो मर्सराइज्ड हो गया फैब्रिक। क्लियर है? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? बताइए। सभी को क्लियर है फैब्रिक फिनिशेस? चलिए आगे अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। फैब्रिक हमारा फिनिशेस हो गई, वस्त्र हमारा कैसा हो गया, इसमें परिसज्जा दे दी गई है। अब हम बात करेंगे डाइंग एंड प्रिंटिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन बनते ही हैं, हर जगह से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि टेक्सटाइल में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, आते ही हैं, सब जगह से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब आपने वस्त्र को क्या करेंगे? रंगेंगे। भाई रंगना तो बहुत जरूरी है, बिना रंगा वस्त्र तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो वस्त्र को रंगना आपकी रंगाई कहलाती है, डाइंग कहलाती है। वस्त्र पे डिजाइन बनाना, कुछ भी छापना, प्रिंटिंग करना, फ्लावर बनाना, कुछ भी डिजाइन को आप बना रहे हो फैब्रिक के ऊपर, तो वो आपके प्रिंटिंग कहलाती है, छपाई कहलाती है। क्लियर है स्टूडेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डाइंग की। तो डाइंग जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, जिसे आप हिंदी में क्या बोलते हैं? रंगाई बोलते हैं।
रंगाई के लिए आप जब स्टार्टिंग करते हैं आपके बुक्स में तो लिखा होता है कि आप रंग का प्रयोग कर रहा है या वर्णक का प्रयोग कर रहा है, मतलब डाइस का प्रयोग कर रहा है या पिगमेंट्स का प्रयोग कर रहा है। तो आपको पता है जो डाइज होती हैं और जो पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये रंगाई में आपके क्या कर, रंगाई क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें आप वस्त्र को रंग रहे हैं। डाइस क्या है, रंग है, कलर है, जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं वस्त्र को रंगने के लिए। तो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिटवीन डाइज एंड डाइंग। क्लियर है? तो डाइस क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं, रेशे के अंदर तक चले जाते हैं, नेचुरल सिंथेटिक आप कुछ भी कलर जो है इसे रंग सकते हैं, परंतु ये महंगे होते हैं, इसके रंग पक्के फिर भी नहीं चढ़ते हैं। वहीं अगर आप पिगमेंट्स की बात करते हैं तो ये वाटर में इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब घुलते नहीं है वाटर्स में, ठीक है, ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। इसमें जो है किसी ना किसी बाइंडर को मिलाना पड़ता है तब जाके ये फाइबर में चिपक पाते हैं, ठीक। लेकिन ये अपारदर्शी होते हैं, सस्ते होते हैं, परंतु चढ़ जाते हैं, मतलब सस्ते हैं लेकिन फैब्रिक पे चढ़ जाएंगे। और भाई हम डाइस का यूज कर रहे थे, आप पढ़ते हैं ना रंग और वर्णक के बारे में, सबसे पहले रंग और वर्णक में डिफरेंस पढ़ते हैं। डाइस का यूज कर रहे थे, महंगे थे, लेकिन तब भी वस्त्र से निकल जा रहे हैं, ठीक है, वस्त्र के ऊपर चढ़ नहीं रहे हैं, पक्के रंग नहीं चढ़ रहे हैं। तो ये तो बात हो गई रंगाई में हम डाइस का, पिगमेंट्स का यूज करते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइस, अलग अलग तरीके की, जब जिसको हम बोलते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डाइंग, ठीक है। अब उसको पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी है, स्टेजेस ऑफ टेक्सटाइल डाइंग। आपके रंगाई की अवस्थाएं हैं। देखिए, या तो रंग जो है वस्त्र जब आपके रेशे की अवस्था में है, फाइबर की अवस्था में है, तब रंग दो। फाइबर की अवस्था में रंगने से क्या फायदा होता है कि रंग फाइबर के कण कण में चला जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपको रंग चेंज करना है, अब आपको वो कलर पसंद नहीं आ रहा तो आप नहीं कर पाओगे, है ना, या आप करना भी चाहोगे, चेंज भी करना चाहोगे, तो आपको जो कलर एक्चुअली में चाहिए वो आप नहीं ले पाओगे। तो एक तो रंगाई की अवस्था होती है कि आप फाइबर, जब फाइबर अवस्था में है और आप उससे फैब्रिक बनाने जा रहे हो तो फाइबर अवस्था में ही आप रंग दो, तो वो आपकी कहलाती है फाइबर डाइंग, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हैं, फाइबर स्टेज डाइंग, जिसमें आप स्टॉक डाइंग की बात करते हैं, टॉप डाइंग की बात करते हैं और डॉप डाइंग की बात करते हैं। लिखा है स्टॉक, टॉप और डॉप। तो स्टॉक डाइंग के मतलब प्राकृतिक रेशे आप रंग रहे हैं, तो आप किसके थ्रू रंग रहे हैं, स्टॉक डाइंग के थ्रू रंग रहे हैं। आप वूल को रंग रहे हैं, वूल, आप ऊन को रंग रहे हैं, तो टॉप डाइंग के थ्रू रंगते हैं। आप आर्टिफिशियल फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स को रंग रहे हैं, जितने भी आपके कृत्रिम रेशों को रंग रहे हैं, तो आप डॉप डाइंग के थ्रू रंग रहे हैं। आप समझ रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रंगाई की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। जब हम रेशे रंग रहे हैं, सीधे रेशे रंग रहे हैं, धागा कपड़ा नहीं रंग रहे हैं, रेशे ही रंगे ले रहे हैं। तो जब रेशे हम प्राकृतिक रेशों को रंगेंगे तो हम उसको बोलेंगे स्टॉक डाइंग। अगर हम ऊन के रेशों को रंग ले रहे हैं फैब्रिक बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने से पहले ही उसको रंग ले रहे हैं, रेशे ही रंग ले रहे हैं, फिर धागा बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं टॉप डाइंग। अगर कोई आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स को आप रंग ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डोप डाइंग या डॉप डाइंग। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो या तो हम फाइबर रंग लें या हम क्या रंग लें, यान रंग लें। यान, फाइबर से क्या बनता है, यान बनता है, धागा बनता है। तो यान को रंगने की प्रोसेस आपके कहलाती है स्कीन डाइंग। क्या कहलाती है, स्कीन डाइंग। साफ आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, जब आप यान को रंगते हैं तो उसको बोलते हैं स्कीन डाइंग, पैकेज डाइंग, वॉब बीम डाइंग या स्पेस डाइंग। वॉब बीम डाइंग समझे आप, वॉब बीम समझे आप, जो वॉब का धागा, जो आपके लंबवत धागा होता है ताने का, ठीक है, आपने इसको रंग लिया है, तो उसको भी आपके किस में कंसीडर किया जाता है, स्कीन डाइंग में। जब आप धागा, सूत या लच्छी, हैंग्स को ही रंग लेते हैं, ठीक है, वो आपकी दूसरी अवस्था कहलाती है। धागा, आपके जो रंगने की जो है वो 3 अवस्थाएं हैं, या तो आप रेशा रंगते हैं, या आप धागा रंगते हैं, या आप वस्त्र रंगते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है पटोला में क्या रंगा जाता है, ताने और बाने के धागे किस में रंगे जाते हैं, तो पटोला में रंगे जाते हैं, ठीक है। इक्कत में क्या होता है, इक्कत में या ताने का रंगेंगे या बाने का रंगेंगे, पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चन, आपसे पूछे भी गए। तो उस अवस्था क्या है, ये अवस्था कौन सी है रंगाई की, ये दूसरी अवस्था है। या तो आप धागे रंग रहे हो, क्या रंग रहे हो आप, धागे रंग रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्कीन डाइंग। ना रेशे रंग रहे हैं, ना धागे रंग रहे हैं, हम क्या रंग रहे हैं, अब हम फैब्रिक रंग रहे हैं। तो जब आप फैब्रिक को कलर करते हैं डायरेक्ट, रेशे से आपने धागे बना लिए, धागे से आपने फैब्रिक बना लिए, तो उसको बोलते हैं पीस डाइंग। पीस मतलब होता है टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पूरा कपड़े को लेंगे, उसको पीस डाइंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीस डाइंग। इसको आप बोल सकते हैं फैब्रिक डाइंग, वस्त्र की रंगाई कर रहे हो। तो इसमें आप क्या आती हैं, क्रॉस डाइंग, यूनियन डाइंग। हाँ, इस विधि में आप
वस्त्र की रंगाई कर रहे हैं, आपसे पूछा जाता है धागे की रंगाई हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? आपके स्टॉक डाइंग बोलेंगे, स्किन डाइंग बोलेंगे या फैब्रिक डाइंग बोलेंगे? तो आप बोलेंगे स्किन डाइंग बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं रेशे की रंगाई हो रही है तो इन तीनों में क्या होगा? स्टॉक डाइंग। सिंपल, मैंने पूछा रेशे की रंगाई हो रही है। अगर आपसे पूछो इन्हीं तीनों ऑप्शंस में कि वस्त्र की रंगाई हो रही है तो आप क्या बोलोगे? फैब्रिक डाइंग, या उसको पीस डाइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीस डाइंग। यहाँ लिखा होगा पीस डाइंग, नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ, पीस डाइंग। ठीक है, क्या बोलेंगे आप उसे? पीस डाइंग। क्लियर हो गया? या क्रॉस डाइंग। अब क्रॉस डाइंग में क्या होता है? मिश्रित धागे, मतलब कई सारे धागे हैं उसमें, ऊन का भी हो सकता है, रेयॉन का भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है, और फिर आप क्या कर रहे हैं? कई सारे धागों को रंग रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी कहलाती है? दो बार रंग रहे हैं, एक बार अलग रंग से रंग रहे हैं, दूसरे धागे को अलग रंग से रंग रहे हैं, ये कौन सी होती है? आपकी क्रॉस डाइंग होती है। यूनियन डाइंग भी होती है। यूनियन डाइंग आपके पूछा जाता है, यूनियन डाइंग किसकी विधि है? तो यूनियन डाइंग और क्रॉस डाइंग आपके वस्त्र को रंगने की विधि है। बाकी सब हम क्वेश्चंस में करेंगे कि भाई यूनियन डाइंग क्या है, क्रॉस डाइंग क्या है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर करोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये है वस्त्र को रंगने की आपके प्रोसेस ऑफ डाइंग या स्टेजेस ऑफ डाइंग। प्रोसेस नहीं, सॉरी, स्टेजेस। प्रोसेस तो अलग होती है। प्रोसेस तो होती है कि आपने कपड़े को पहले पानी में डुबाया, फिर उसमें डाई को घोला, फिर एक्स्ट्रा कलर को रिमूव कर दिया, फिर उसके फास्टनेस को चेक किया, वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस आपसे कभी पूछी नहीं जाती, आपसे सिंपल ये पूछा जाता है, या पूछ भी सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई प्रोसेस क्या है। आप खुद बताओ, आप घर में नील लगाते हो, नील कपड़े पे लगाते हो तो कैसे लगाते हो? कपड़ा पहले धो लेते हो, फिर कपड़े को जो है नील को घोलते हो, फिर उसमें कपड़ा डुबाते हो, है ना, फिर एक्स्ट्रा नील को निचोड़ के निकाल देते हो। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम जो है कपड़े पे रंगाई कर सकते हैं। ये हमने बात करी स्टेजेस ऑफ डाइंग कि रंगाई की अवस्थाएं क्या क्या हैं। रंगाई या तो आप रेशे में रंग लो, या धागे में रंग लो, या फैब्रिक में रंग लो। रेशे में रंगेंगे तो उसको स्टॉक डाइंग बोलते हैं, वूल रंगेंगे तो टॉप डाइंग बोलेंगे, सॉरी टॉप डाइंग बोलेंगे। अगर आप आर्टिफिशियल फाइबर रंगेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? डॉप डाइंग बोलेंगे। अगर आप क्या रंग रहे हैं? धागे रंग रहे हैं तो उस अवस्था को स्किन डाइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किन डाइंग। और इंग्लिश में डायरेक्ट लिखा मिलेगा, स्किन डाइंग बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे आप? धागा, सूत या लच्छी, हैंग्स को आप रंग रहे हैं, वो स्किन डाइंग के अंदर आता है। इसमें और भी आती हैं आपके पैकेज डाइंग, इसके अलावा आपके वॉब बीम डाइंग, ठीक है, स्पेस डाइंग, ये सब आपके किस में आती हैं? यार्न डाइंग में आती हैं। आप धागे रंग रहे हैं। और वहीं अगर आप फैब्रिक रंग रहे हैं तो क्या क्या आएंगे आपके? क्रॉस डाइंग, यूनियन डाइंग, जिग डाइंग, और कौन सी आती है आपके? पैड डाइंग। ये सब आपके किस में आती है? फैब्रिक में आती है। क्लियर हो गया इतना स्टूडेंट? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। डाइज जो है आपके दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल डाइज एंड सिंथेटिक डाइज। प्राकृतिक जगत से जो हमें प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल डाइज बोलते हैं। अब प्रकृति में चाहे वो हमें जानवरों से प्राप्त हो, चाहे वो हमें पेड़ पत्ती फूल से प्राप्त हो, और चाहे वो हमें खनिज से प्राप्त हो। जैसे आपने रेशे याद करे थे, वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए, सबको पता भी है टाइप्स ऑफ डाइज। तो नेचुरल में आपके या तो अगर वनस्पति से मिल रहा है तो मतलब आपको मेहंदी से रंग मिल रहा है, आप कत्था से रंग निकाल रहे हो, आप ये फूलों से रंग निकाल रहे हो, हर श्रृंगार के फूल हैं, पलाश के फूल हैं, इन सब का प्रयोग करके हम जब क्या कर रहे हैं? कलर्स निकाल रहे हैं, तो वो आपके नेचुरल डाइंग के अंदर आता है। फ्रॉम प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स, एंड तीसरी कैटेगरी बनाइए फ्रॉम मिनरल्स। बनाइए, अपनी बुक में कॉपी में बना लीजिए, लिख लीजिए। हालांकि आपके पास सबके पास लिखा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करते चलिए, ठीक है। डाइज आपके दो तरीके के होते हैं, मतलब रंग आपके दो प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली भैया दो प्रकार के ही होंगे ना, या तो नेचुरल होंगे या आर्टिफिशियल होंगे। अब क्यों होंगे आर्टिफिशियल? क्योंकि अब इतना समय नहीं है, नेचुरल प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। आज आपने एक पेड़ लगाया तो वो सालों में बढ़ेगा, सालों लग जाएंगे उसको बढ़ने में, है ना। फूल खिलने में बहुत टाइम लगता है, रोज फूल खिलने हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं खिलने में। क्लियर है? अब जानवर है, कितने जानवर आप मारेंगे कलर्स निकालने के लिए? जिसमें आप पढ़ते हैं फ्रॉम प्लांट से आप पढ़ते हैं, और फ्रॉम एनिमल्स में आप टायरिन पर्पल कलर पढ़ते हैं। आप सबने पढ़ा होगा टायरिन पर्पल कलर, एक मछली होती है भूमध्य सागर में पाई जाती है, उससे टायरिन पर्पल कलर निकालते थे। कैक्टस पौधे में आपके कॉकनियल नामक कीड़ा रहता था, उससे लाल रंग निकालते थे। इसके अलावा ओक के वृक्ष पर एक कीड़ा रहता था, औरतें जाती थी सुबह सुबह वहां के क्षेत्र की, और उसको उंगली से खुरद खुरद के पेड़ की छाल से निकालती थी। ओक के वृक्ष पर वो रहता था, कैरेमस या कॉकस इलियस बोलते थे उस कीड़े को, उससे लाल रंग मिलता था। इन सब प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता था, है ना, और बहुत कम कलर मिलता था जब प्लांट्स की और एनिमल्स की बात करते थे। तो किस पर आ गए हम? सिंथेटिक फाइबर्स पे आ गए। अब आपसे यहाँ पे मिनरल्स में पूछा जाता है, मिनरल्स डाइज में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पोटेशियम, बोलो बोलो बोलो, पोटेशियम, फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट से क्या बनता है?
पर्शियन ब्लू बनता है। ब्लू, ब्लू मतलब नील, नील मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। नील आपके 4 प्रकार के होते हैं, अल्ट्रामराइन, पर्शियन ब्लू, एनिलीन ब्लू और इंडिगो ब्लू, ठीक है, इंडिगो ब्लू। जिसमें अल्ट्रामराइन जो ब्लू होता है वो सबसे सुरक्षित होता है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एनिलीन ब्लू, और आपके होता है पर्शियन ब्लू जो कि आपके पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट से बनता है। तो ये क्या है, ये मिनरल डाइज के अंदर आ गया, मिनरल्स का, खनिजों का प्रयोग करके बना रहे हैं। जैसे लेड क्रोमेट का यूज करके आप येलो कलर बनाते हैं, और आप लौह सल्फेट, फेरस सल्फेट का यूज करके आप आयरन का कलर, खाकी कलर बनाते हैं। तो ये आपके हो गए मिनरल से प्राप्त होने वाले कलर। तो जब नेचुरल डाइज की हम बात करते हैं तो कुछ रंग हमें पेड़ पौधे पत्ती से मिलते हैं, कुछ रंग हमें जानवर से मिलते हैं। जैसे आपके टायरिन पर्पल कलर होता है, तो ये किससे मिलता है, ये मछली है, भूमध्य सागर में पाई जाती हैं, उससे मिलता था या मिलता भी है। अभी शायद नहीं निकालते अब कलर ऐसे इस प्रोसेस से, अब सिंथेटिक कलर्स का ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। सिंथेटिक डाइज में आ जाओ। सिंथेटिक डाइज की खोज किसने की, बताइए फटाफट से। ये क्वेश्चन आपसे लास्ट ईयर पूछा गया था। विलियम हेनरी पर्किंस ने आपके 1856 में संश्लेषित जो आपके रंग हैं, सिंथेटिक डाइज हैं, इसकी खोज की, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार के आप पढ़ते हैं, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल्स। न्यूट्रल्स, एसिड मतलब अम्लीय रंग, बेसिक मतलब क्षारीय रंग, न्यूट्रल मतलब उदासीन रंग। इसमें भी सबसे पहले जो रंग खोजे गए थे वो आपके क्षारीय रंग खोजे गए थे। कौन से रंग खोजे गए थे, क्षारीय रंग खोजे गए थे। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हम। एसिड डाइज का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, वूल के लिए करते हैं। ये तो सब मैं प्रश्न में आपसे पूछूंगी ही। बेसिक डाइज का यूज भी जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वूल के लिए कहते हैं, लेकिन बहुत अच्छा इसका जो इफेक्ट है एसिड डाइज का वो वूल पर आता है। लेकिन वूल और सिल्क दोनों आप रंग सकते हैं। बेसिक डाइज से भी आप सिल्क वूल दोनों रंग सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी रंग सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा ये इफेक्ट जो है ये आपके सिल्क पर देता है। न्यूट्रल डाइज जो है, उदासीन रंग जो है, ये मुख्यतः आपके जो सेलुलोजिक फाइबर है, मतलब जो आपके ये कपास है, लिनिन है, इन सबको रंगने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल डाइज का। न्यूट्रल डाइज जो है, उदासीन रंग जो है, फर्दर आपके 4 भाग में डिवाइडेड होते हैं। किस किस में डिवाइडेड होते हैं बताइए। एक आपके वैट में डिवाइडेड होता है, एक आपके सल्फर में डिवाइडेड होता है कि नहीं होता है, सल्फर में होता है। एक आपके डायरेक्ट डाइज में होता है, डायरेक्ट मतलब जिसे आप लवणीय रंग, सॉल्ट डाइज भी बोलते हैं। और एक आपके डेवलप्ड डाइज में होता है। डेवलप्ड मतलब जिसको आपने डेवलप किया है बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करके, विकसित रंग जिन्हें बोलते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं आपके उदासीन रंग, और इनका सबका प्रयोग मुख्यतः जो है आपके सूती, लिनन, इनको रंगने के लिए किया जाता है। सेलुलोजिक फाइबर जिसमें रेयन भी होता है आपके, मुख्यतः इसको रंगा जाता है। मुख्यतः की बात कर रही हूं मैं। तो डाइस की बात होगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, 2 तरीके के रंग होते हैं हमारे पास। नेचुरल में जानवरों से मिले तो एनिमल, ठीक है, मिनरल से मिले तो खनिज, और पेड़ पौधों से मिले, उसकी पत्ती वगैरह फूल से मिले तो प्लांट। क्लियर हो गया। जैसे मेहंदी कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, प्लांट्स की पत्तियों से मिलती है। क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। आगे बढ़े। अब बताइए, ये लिखा है नेम ऑफ डाई एंड फाइबर दैट कैन बी डाइड। मतलब अब आपके सामने डाइज हैं और आपको बताना है कि इससे हम कौन कौन से फाइबर को, फैब्रिक को रंग सकते हैं, ये पूछा जाता है। जैसे एसिड डाइज, अम्लीय रंगों का विशेषता प्रयोग जो है वो आपके वूल के लिए किया जाता है, लेकिन वूल, सिल्क आप दोनों को रंग सकते हैं, ये पूछते हैं आपसे। बेसिक डाइज, क्षारीय रंग जो होते हैं, सबसे पहले खोजे जाने वाले रंग है क्षारीय रंग, सबसे पहले खोजे गए थे सिंथेटिक डाइज में, ठीक है। इसका प्रयोग जो है आपके किस में किया जाता है, इसका प्रयोग भी आप सिल्क, वूल में भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप नेचुरल फाइबर्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बताइए कि नेचुरल फाइबर्स को या सेलुलोजिक फाइबर्स को जो है आपके किससे नहीं रंग सकते, और ऑप्शन है आपके सामने बेसिक, वेट, सल्फर और डायरेक्ट, तो आप क्या आंसर लगाओगे, क्या आंसर लगाओगे। शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब बताऊंगी। भाई वेट तो रंगते ही है, वेट से तो रंगते ही हम नेचुरल फाइबर्स को। सल्फर का भी प्रयोग करते हैं सूती को रंगने के लिए, डायरेक्ट का भी यूज करते हैं, लवड़ीय रंग का भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पर आप ऑप्शन क्या लगाओगे कि बेसिक डाइज का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। बेसिक डाइज का जो क्षारीय रंग का मुख्यतः प्रयोग आपके जो आपके प्रोटीन जगत के फाइबर हैं, सिल्क, वूल को करने में किया जाता है। क्लियर है। लेकिन रंग सकते हैं नेचुरल फाइबर्स भी इससे, ऐसा नहीं है कि नहीं रंग सकते। डायरेक्ट डाइज, जिसे आप लवणीय रंग बोलते हैं, इनका जो प्रयोग है आपके सेलुलोज, विस्कस को रंगने के लिए किया जाता है, बिल्कुल। इसके अलावा एक आती है आपके डिस्पर्स डाइज, ये एक बिल्कुल स्पेशल कैटेगरी है, स्टार मार्क करेंगे, जो कि केवल और केवल आपके किसको रंगने के लिए किया जाता है,
आर्टिफिशियल फाइबर्स, नायलॉन, पॉलिएस्टर, जो भी आपके रेशे होते हैं वो डिस्पर्स डाइज से रंगे जाते हैं। ठीक है, किससे रंगे जाते हैं? डिस्पर्स डाइज। अर्थात डिस्पर्स डाइज वो डाइज है जिसका प्रयोग सेल्यूलोजिक फाइबर पर नहीं किया जाता है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऑप्शंस हैं, आपसे पूछा जा रहा है, मैं ही पूछती हूँ कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आप जो हैं सूती कपड़े पे नहीं करेंगे, और ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट डाइज, वेट डाइज, डिस्पर्स डाइज और रिएक्टिव डाइज। तो आप आंसर क्या करेंगे? डिस्पर्स डाइज। यही सब प्रश्न मैं आपसे करूंगी, ठीक है, जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगी। डिस्पर्स डाइज मुख्यतः वो डाइज होते हैं, वो रंग होते हैं जिनका प्रयोग संश्लेषित रेशों पर किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर्स पे किया जाता है, नायलॉन, पॉलिएस्टर को रंगा जाता है। इससे सूती धागे नहीं रंगे जाते, सेल्यूलोजिक रंग नहीं रंगे जाते। क्लियर है? रिएक्टिव डाइज का प्रयोग भी आपके कॉटन, सेल्यूलोजिक फाइबर्स को रंगने में किया जाता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड्स की बात मैं बताऊंगी आपको। देयर आर 3 and 4 टाइप्स ऑफ, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूत होता है आपके रिएक्टिव बॉन्ड, इसके ऊपर होता है आपके आयोनिक बॉन्ड, और सबसे कमजोर होता है आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, यही आपके पाया जाता है डायरेक्ट डाइज में, लवणीय रंगों में। ये सब पूछता नहीं है, तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ो ये किसके बीच में कौन सा वो होता है, आपके क्या कहते हैं, ये बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, वरना चक्कर मत पड़ो। अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करने आ गई ना डाइस का, तो वाटर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल में आपसे पूछा जाता है। वाटर सॉल्युबल में भी आपसे 2 आयंस होते हैं, कैटायनिक एंड एनायनिक। समझ में आ रहा है? एनायनिक डाइस पूछी जाती है, कैटायनिक डाइस पूछी जाती है, लेकिन आज तक आपसे टीजीटी पीजीटी में पूछी नहीं गई है, तो ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर रहेंगे हम। तो बॉन्ड है, रिएक्टिव डाइस आपके कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, और डायरेक्ट डाइस जो है आपकी लवणीय रंग है या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये कमजोर होती है, डायरेक्ट डाइस निकल जाती है 1-2 बार की धुलाई में। ठीक है, इसके रंग पक्के नहीं चढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत जो होता है आपके कमजोर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। तो ये बॉन्ड के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है इस बारे में तो बहुत अच्छी बात है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो वो ज्यादा परेशान ना हो, आप जो आपकी बुक में दिया है स्पेशली उससे पढ़ें। अगर बुक में दिया है बॉन्ड्स के बारे में तो पढ़ना, ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिएक्टिव डाइस का प्रयोग भी आपके किसमें किया जाता है? सेल्यूलोजिक फाइबर को रंगने में किया जाता है। वेट डाइस सेल्यूलोजिक फाइबर, सल्फर डाइस अब सेल्यूलोजिक फाइबर। अब यहां से क्वेश्चन बनता है वेट और सल्फर से। कितनी बार पूछा गया? नहीं पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है वेट और सल्फर से। तो वेट डाइस का प्रयोग जो है आपके पूछा गया था, इसका उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? इंडिगोसोल, अर्गोसोल, एंथ्राक्विनाइड और सल्फर, ये सब आपके वेट डाइस के उदाहरण हैं। ठीक है, और इससे आप सेल्यूलोजिक फाइबर रंगते हैं। ये प्रश्न आपसे कितनी बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। सल्फर डाइस, सल्फर रंगों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो सूती को रंगने के लिए करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो डाइज हैं आपके, जो आपने पढ़े इतने सारे, इनका एक डिवीजन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो जो जल में घुल जाए वो वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील डाइज हैं। जो जल में ना घुले वो वाटर इनसॉल्युबल हैं, वाटर में आपके नहीं घुलती हैं। ये जरूरी है, यहां से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये भी क्लासिफिकेशन है डाइज का। ये देखिए डाइज दी हैं, गिव मी अ मिनट। डाइज दी हैं, नेचुरल डाइज दी हैं, सिंथेटिक डाइज दी हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। पहले नेचुरल देख लेते हैं। तो नेचुरल में देखिए आप लिखा है फ्रॉम वेजिटेबल्स है। अरे ओहो, रुक जाओ जरा। फ्रॉम वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, आपके लीव्स हैं। इंसेक्ट की बात करें तो वही कॉकनियल कीड़ा आ गया आपके, कॉकनियल से आपके जो है क्या मिलता है? यही टायरन पर्पल कलर मिलता है। ठीक है, और जो कॉकस इलियस होता है, जो ओक के वृक्ष पर रहता है, कैरमस बोलते हैं या कॉकस इलियस बोलते हैं उसे, उससे भी लाल रंग मिलता है आपके। और टायरन पर्पल जो है आपके, वो आपके मछली से मिलता है। हाँ, मछली से मिलता है आपका टायरन पर्पल। और जो कॉकनियल है, इससे मिलता है आपके जो कैक्टस के पौधे पे रहता है, जो कांटेदार पौधा होता है कैक्टस, उससे भी लाल रंग मिलता है। ठीक है, टायरन पर्पल जो है वो मछली से मिलता है, आप ध्यान रखेंगे एनिमल्स में। और वहीं अगर मिनरल्स की बात करें तो आपको पता ही है, आयरन सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट से खाकी रंग बनाते हैं आप, लेड क्रोमेट से आप पीला रंग बनाते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से आप कौन सा रंग बनाते हैं? पर्शियन ब्लू कलर बनाते हैं, मतलब नीला रंग बनाते हैं। क्लियर है? तो ये तो मिनरल्स में आ गए। वहीं अगर हम बात करते हैं सिंथेटिक डाइस की, देखिए तो ये आपके 2 तरीके का डिवीजन दिया है। जो जल में घुल जाए सिंथेटिक डाइस, वो आपकी क्या कहलाती हैं?
जल में घुलनशील। जो जल में नहीं घुलती, वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, वो आपसे कहलाती हैं जल में अघुलनशील। यहां से प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी जल में घुलनशील है, कौन सी जल में घुलनशील नहीं है। हमेशा याद रखना, एक्टिव, बेसिक, ठीक है, एसिड, मैं एक्टिव बोल रही हूं, एसिड, बेसिक, डायरेक्ट और रिएक्टिव, ABDR, ठीक है, ये आपके जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील हैं। डायरेक्ट डाइज, जिन्हें आप लवणीय रंग बोलते हैं, रिएक्टिव डाइज ये आपके, और एसिड डाइज, बेसिक डाइज जल में घुलनशील हैं। वहीं वेट, सल्फर और डिस्पर्स और एजोडाइज, एक एजोडाइज भी होती है, ठीक है, ये आपके जल में अघुलनशील है, ये जल में घुलती नहीं है। इसके लिए किसी ना किसी आपके जो है बाइंडर का, मतलब कुछ ना कुछ फिक्सर का प्रयोग करना पड़ता है कि ये जल में घुल जाए, एक एजेंट का यूज प्रयोग करना पड़ता है जल में इन्हें घोलने के लिए। कौन कौन सी है? वेट डाइज, सल्फर डाइज, डिस्पर्स डाइज, एजोडाइज। एजोडाइज जिसे आप नेप्थोल डाइज, आइस डाइज, मैजिक डाइज, रैपिडोजन डाइज, बहुत सारे नामों से जानते हैं एजोडाइज को, ठीक है। इसका भी प्रयोग जो है आपके वो सेल्यूलोजिक फाइबर्स को रंगने में किया जाता है, एजोडाइज का, ठीक है, लेकिन ये बैन है, ये ज्यादा यूज नहीं की जाती है, लेकिन एजोडाइज भी हम पढ़ते हैं। रैपिडोजन डाइज बोलते हैं इसको, आइस डाइज। आइस डाइज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लिए ठंडा टेम्परेचर चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है, तब ये रंग जाके घुलते हैं। कौन से? एजोडाइज। तो ये आपके जल में क्या है? अघुलनशील है, मतलब इसके लिए कुछ, ये डायरेक्ट नहीं घुलेंगे, किसी ना किसी एजेंट का आपको यूज करना पड़ेगा जल में इसे घोलने के लिए। यहां से प्रश्न आपसे बनता है, ये महत्वपूर्ण चीज है, इसे आप याद रखिएगा। जल में घुलनशीलता के आधार पर, जल में ना घुलने के आधार पर। घुलती कौन कौन सी है? एसिड डाइज, बेसिक डाइज, डायरेक्ट डाइज, रिएक्टिव डाइज। याद कीजिए मेरे साथ, ठीक। नहीं घुलती कौन कौन सी? वेट, हम नहीं घुलेंगे, सल्फर हम नहीं घुलेंगे, डिस्पर्स हम तो बिल्कुल नहीं घुलेंगे, बिल्कुल नहीं घुलेंगे भैया, हम तो सिंथेटिक फाइबर्स रंगते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं घुलेंगे। एजो एकदम नहीं घुलेंगे, समझ में आ गया? तो ये है जल में ना घुलने वाली, यहां से प्रश्न बनता है आपसे। क्लियर है? अब आपने एक चीज देखी होगी, अपनी यूथ में देखी होगी, एनानिक एंड केटानिक डाइस के एग्जांपल्स पूछे गए हैं, हालांकि आपसे कभी नहीं पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी में, लेकिन मैं बता देती हूँ। जब आप जल में घोलते हैं ना, जल में डाइस को घोलते हैं, तो सॉल्यूबल होती हैं, इनसॉल्यूबल होती हैं, मैंने आपको बता दिया, जो जल में घुल जाती हैं, जो जल में नहीं घुलती। तो जो जल में घुल जाती हैं वो स्टूडेंट्स एक आपके आयंस बनाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं आपके जल में, तो उसी को बोलते हैं एनानिक एंड केटानिक। तो अगर आपसे बाई चांस पूछ ले, नेट में अगर शायद एक क्वेश्चन पूछा गया, तो उस पर्पस से बस बता दे रही हूँ, केटानिक डाइज आपके बेसिक डाइज होती हैं, जो क्षारीय रंग होते हैं वो केटानिक डाइज होते हैं, और जो आपके एसिड और डायरेक्ट और रिएक्टिव होते हैं ये आपके एनानिक डाइज होती हैं। कौन सी डाइज होती हैं? एनानिक, अनानिक डाइज होती हैं। ये आयन एक्सचेंज के आधार पर आप जो है क्या कर रहे हैं? डिवीजन कर रहे हैं। जो जल में घुल जा रही हैं तो आयन एक्सचेंज कर रही हैं अपना, ठीक है, आयन्स प्रेजेंट होते हैं ना, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस, उसके आधार पर आप डिवीजन करते हैं, तो आपके जो है एनानिक और केटानिक डाइज होती हैं। तो एनानिक कौन सी होती है? एसिड, रिएक्टिव, डायरेक्ट, और केटानिक कौन सी होती है? आपके बेसिक। बस इतना आपको याद रखना है, अगर आप रख सकते हो, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइज भैया खत्म हो गई, डाइंग यहाँ खत्म होती है मेरी तरफ से। अब मैं क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगी और ये सब मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन में और अच्छे से रिवाइज करा दूंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं जरा एक घूंट पानी पी लूं, जल्दी से बता दीजिए, कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो। देखो लिए दिखे इनसॉल्युबल के चारों एग्जाम्पल लिखे, एजो, डिस्पर्स, सल्फर, वेट। कोई समस्या है? अब मुझे यहाँ तो दिखेगा नहीं, लाइव चैट में मैं बता दूंगी, लेकिन हाँ अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट कर दिया करो स्टूडेंट, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं वो कमेंट आपको पढ़ लूँ कि हाँ मैम हमें यहाँ समस्या हुई है। बाकी लाइव चैट में मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी कि आपकी समस्या का हल दे सकूं, लेकिन एक बार कमेंट कर दिया करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। प्रिंटिंग हमने रंगाई पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे छपाई। देखो छपाई जो है आपके वस्त्र को आप क्या कर रहे हैं? वस्त्र पे नमूने छाप रहे हैं, वस्त्र पे डिजाइन बना रहे हैं, तो ये आपकी होती है, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं आप छपाई। क्लियर है? आगे बढ़िए। मेथड्स बताइए आप लोग प्रिंटिंग के स्टूडेंट्स, मेथड्स बताइए प्रिंटिंग के। हाँ, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग,
रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, बहुत सारे हैं इसमें, तो काफी सारे लिखे हैं, आपसे वो सब पूछे भी नहीं जाते हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताने जा रही हूं, मेथड्स में और स्टाइल्स में मैं आपको बताने जा रही हूं स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। ठीक है, देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग: डायरेक्ट स्टाइल, रेजिस्ट स्टाइल एंड डिस्पर्स स्टाइल। ठीक है, सॉरी, डिस्चार्ज स्टाइल, डिस्चार्ज नॉट डिस्पर्स, डिस्चार्ज स्टाइल। मैं किसकी बात कर रही हूँ? स्टाइल्स की, मतलब रंगने के तरीके की बात कर रही हूं मैं, किस तरीके से आप फैब्रिक को रंगना चाहते हैं। डायरेक्ट स्टाइल का मतलब होता है रंग को लिया, डायरेक्ट आपने फैब्रिक के ऊपर लगा दिया, वो स्टाइल कौन सा हुआ? डायरेक्ट स्टाइल। ठीक है, देखिए मैंने 3 स्टाइल पढ़े हैं, अभी मुझे बुक्स में ये स्टाइल कभी देखने के लिए नहीं मिले, ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि यहाँ पे 3 स्टाइल्स होते हैं। मेरे पास एक ही बुक है रीना खनुजा की, उसमें मेरे को नहीं मिला ऐसा देखने के लिए। अगर किसी और बुक में है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। एक होता है रेजिस्ट स्टाइल। रेजिस्ट का मतलब होता है अवरोधक तरीका, जहां पर आपको कलर नहीं चाहिए, यहाँ तो या तो आप वहां पे कलर को क्या करते हैं, वहां पे कपड़े को बांध देते हैं कौड़ी से, मोती से, मटर से, कुछ भी करके। ठीक है, या आप वहां पे कपड़े पे क्या लगा देते हैं? मोम लगा देते हैं, वैक्स लगा देते हैं। ठीक है, कि इस जगह पर रंग ना भरे, इस जगह पर रंग ना आए। तो उस तरीके की जो स्टाइल है प्रिंटिंग की, वो कहलाती है अवरोधक, रेजिस्ट स्टाइल, जिसके आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बाटिक, टाई एंड डाई। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं आपके? ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके रेजिस्ट स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग के। और एक होती है आपके स्टूडेंट डिस्चार्ज प्रिंटिंग, मतलब जहां पर हमें कलर नहीं चाहिए, कलर पूरे फैब्रिक पे होता है, लेकिन फिर हम ऐसी चीजों का यूज करते हैं, उस पर ब्लीच लगी होती है और हम जगह जगह से क्या करते हैं? कलर को छुटा लेते हैं। आपको समझ में आई तीनों बातें? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखिए, मैं आपसे पहले स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग की बात कर रही हूँ। स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग, 3 तरीके के स्टाइल्स होते हैं प्रिंटिंग करने के मुख्यतः, 1 2 3। एक होता है डायरेक्ट, आपने ब्लॉक पे कलर लिया, डायरेक्ट छाप दिया, डायरेक्ट कपड़े पे छाप दिया, कुछ करा आपने उसमें? कुछ नहीं करा। रंग लिया स्टेंसिल पे, डायरेक्ट छाप दिया। ठीक है, स्क्रीन पे कलर लिया, डायरेक्ट छाप दिया। कलर को जब आप तुरंत मतलब डायरेक्ट एकदम कलर लिया, बस्तर पे छाप दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट छपाई। ठीक है, प्रत्यक्ष छपाई। एक होती है रेजिस्ट स्टाइल। रेजिस्ट मतलब अवरोधक लगा रहे हैं आप, जहां आपको कलर नहीं चाहिए वहां पर आप अवरोधक लगा रहे हैं। तो कुछ भी अवरोधक लगा रहे हैं, या तो आप कपड़ा बांध दे रहे हो, ठीक है, कुछ भी करके, कौड़ी रख के, मटर रख के, मोती रख के, कुछ भी करके आप कपड़े को बांध दे रहे हो, वहां पे धागे से बांध दे रहे हो, रबड़ बैंड से बांध दे रहे हो, या फिर आप वहां पर क्या कर दे रहे हो? मोम लगा दे रहे हो, वैक्स लगा दे रहे हो कि यहाँ पे कलर ना आए। तो वो स्टाइल कौन सा होता है? वो अवरोधक छपाई का स्टाइल होता है, रेजिस्ट स्टाइल बोलते हैं उसे। एक होता है डिस्चार्ज स्टाइल। डिस्चार्ज स्टाइल में क्या होता है? मान लो ये फैब्रिक है और फैब्रिक के ऊपर पूरा कलर किया हुआ है, ठीक है, पूरा कलर किया हुआ है, मान लो ये रेड कलर किया हुआ है, और फिर क्या किया, मुझे यहाँ पे स्टार चाहिए, मुझे यहाँ पे स्टार बनाना है, तो मैं ऐसी चीज का प्रयोग करूंगी, एक ऐसी चीज का प्रयोग करूंगी। अब ये पता, अगर मैं कलर यहाँ पे लेने जाऊंगी पूरा निकल जाएगा, कि इस जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पर जो है ऐसे गोले बनते चले जाएंगे और यहाँ से रेड कलर जो है वो खत्म हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज स्टाइल। डिस्चार्ज मतलब कलर को निकाल देना, एक पर्टिकुलर जगह से जहां पर आपको डिजाइन चाहिए वहां से आप कपड़े में से कलर को हटा देते हैं ब्लीचेस का यूज करके। ये डिस्चार्ज स्टाइल ऑफ प्रिंटिंग कहलाता है आपके। मैं गलत तो नहीं हूं ना? एम आई राइट और रॉन्ग? जो मैंने पढ़े हैं तीनों स्टाइल मैं आपको बताती हूँ, उसके आधार पर बताती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट स्टाइल होती है, एक रेजिस्ट स्टाइल होती है। आपसे एग्जांपल पूछा जाता है कि आपके ये जो टाई एंड डाई है, बाटिक है, ये सब किसके एग्जांपल है? इक्कत है, किसका एग्जांपल है? सब रेजिस्ट स्टाइल के प्रिंटिंग के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। आप देखिए, आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिंटिंग। मेथड्स होती है विधियां, छपाई की विधियां। वो क्या थे? 3 तरीके, छपाई के 3 तरीके, स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग। डायरेक्ट आपने रंग लिया, छाप दिया, कहीं पर आपने अवरोधक लगाया, फिर आपने रंगाई करी, कहीं पर आपने रंग को हटाया है, फैब्रिक से कलर को हटाया है ब्लीचेस के थ्रू, तो वो डिस्चार्ज स्टाइल होता है। अब आप पढ़ेंगे मेथड। मेथड में आपके दी होती है ब्लॉक छपाई, जो कि सबसे पुरानी, सबसे अप्रचलित छपाई है, बहुत पुरानी छपाई, जिसके लिए आप ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे का, ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप सबने अपने बीएससी बीए होम साइंस में टेक्सटाइल में जरूर की होगी एक बार प्रिंटिंग, तो ठीक है। मैंने तो स्क्रीन प्रिंटिंग की थी, मैंने स्क्रीन पूरा तैयार किया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। उससे पहले हमारे सीनियर्स ने टाई एंड डाई करवाया था मैम ने, हमने स्क्रीन प्रिंटिंग की थी, बेडशीट को कलर किया था बीएससी होम साइंस में, ठीक है।
और कौन कौन सी आती हैं आपके, ब्लॉक होती है, स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है, आप स्टेंसिल का प्रयोग करते हैं, है ना, उसको पहले स्टेंसिल पर डिजाइन बनाकर फिर उस पर इस तरीके से कलर लगाते हैं कि उससे कलर जो है दूसरी तरफ निकल ना जाए, वो स्टेंसिल प्रिंटिंग होती है। और क्या होता है, आप एक स्टेंसिल का यूज करते हैं। हाँ, और क्या होता है, इस आपकी ये होती है, कौन सी प्रिंटिंग होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग। स्क्रीन प्रिंटिंग मैं स्टेंसिल को मिक्स कर गई। स्टेंसिल में तो ऐसे स्टेंसिल होते हैं जैसे मान लो ए बना है तो ये ए ही आएगा, है ना, और इधर इधर का कलर नहीं आएगा, केवल ये ए आएगा। और स्क्रीन क्या होती है, ऐसे स्क्रीन होती है, इसके ऊपर ये डिजाइन बना लेते हैं और यहाँ सब अवरोधक लगा देते हैं ताकि यहाँ पे कलर ना फैलने पाए, तो बस ये फूल छप के आएगा। इसी को तो बोलते हैं हमने स्क्रीन प्रिंटिंग करी थी। मैं स्टेंसिल बता गई, स्क्रीन प्रिंटिंग करी थी। तो स्टेंसिल है, स्क्रीन है, ब्लॉक है, ये सब पहले कैसे करते थे, सब हाथ से करते थे, इस पर टाइम लगता था। आजकल तो खैर बहुत सारी मशीनें आ गई हैं। ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग पढ़ते हैं। अब आप एक पढ़ते हैं रोलर प्रिंटिंग। रोलर्स में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, उसमें रोलर्स में जो है आपके डिजाइन बना होता है, कलर लगा होता है, और जब इसके अंदर से कपड़ा आपके निकलता है तो रोलर्स के बीच में जो डिजाइन होता है वो उस पे कपड़े पर आने लगता है। ठीक है, सबने देखा है रोलर्स प्रिंटिंग। एक आपकी होती है ब्लॉच प्रिंटिंग, आपकी जो बुक में है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ब्लॉच प्रिंटिंग। तो ब्लॉच में क्या होता है, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि भाई पृष्ठभूमि और नमूना एक साथ कलर किया जा रहा है, तो वो ब्लॉच प्रिंटिंग है। पृष्ठभूमि और नमूना मतलब जो बैकग्राउंड है, ये मान लीजिए ये है आपके, तो बैकग्राउंड भी सेम कलर का है और जो उसके ऊपर डिजाइन बना है वो भी सेम, आपके एक साथ दोनों को आप जो है एक साथ रंग रहे हैं, तो ऐसी छपाई जो है वो आपकी क्या कहलाती है, आप एक साथ उसको छपाई कर रहे हैं, ऐसी छपाई आपके ब्लॉच प्रिंटिंग कहलाती है। ठीक, और एक होती है ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग। इसमें आप दोनों ओर, कपड़े के दोनों ओर छाप पा रहे हैं, मतलब फ्रंट साइड आप भी छाप पा रहे हैं, इसके बैक साइड में भी आप प्रिंटिंग कर पा रहे हैं। वो कौन सी होती है, ड्यूप्लेक्स। मतलब ड्यूप्लेक्स का मतलब डबल। तो ये सब आपके क्या है, ये सब आपके प्रिंटिंग के तरीके हैं, मेथड्स हैं, विधियां हैं, जिसके द्वारा आप क्या कर पाते हैं, वस्त्र को रंग पाते हैं, छपाई कर पाते हैं, वस्त्र के ऊपर प्रिंटिंग कर पाते हैं। इसमें एक आता है आपके बाटिक प्रिंटिंग आता है। बहुत पुरानी कला है बाटिक प्रिंटिंग, जापानीज शब्द है। बाटिक जो है मुख्यतः जापानीज शब्द है। ठीक है, ये सब मैं आपसे क्वेश्चंस में पूछूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। बाटिक होती है, टाई एंड डाई होती है आपके, और कौन सी होती है बताते जाइए, आप लोग भी बताते जाइए। बाटिक है, टाई एंड डाई, ये सब आपके अवरोधक छपाई के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। कोई ऐसी बहुत मतलब बड़ी चीज मुझे नहीं लगी कि मैं स्पेशली आपको प्रिंटिंग के बारे में बताऊं, हालांकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है प्रिंटिंग के बारे में। अब जो इसमें बचता है वो मैं आपसे क्वेश्चन आंसर जब कराऊंगी तब मैं आपसे इसमें पूछूंगी। क्लियर है स्टूडेंट। हाँ, स्क्रीन प्रिंटिंग है, आपके ब्लॉक प्रिंटिंग है, और कौन कौन सी प्रिंटिंग है, इसमें तो बहुत सारी दी हुई हैं। टाई एंड डाई, बाटिक, हमें इतनी सारी नहीं पढ़नी है, ये मैनुअल, ऑटोमेटिक, ये सब हमें नहीं पढ़नी है, रोटेटरी वगैरह, ये सबको आप काट दीजिएगा, ये कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ये वाली, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। टाई एंड डाई पढ़नी है, स्क्रीन, रोलर्स, स्टेंसिल, और कौन सी पढ़नी है, ब्लॉक प्रिंटिंग पढ़नी है, ड्यूप्लेक्स पढ़नी है, ब्लॉच पढ़नी है, यही सब है, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले जाए कि जो है नमूने पर से वो कलर्स को आप हटा रहे हैं तो वो डिस्चार्ज स्टाइल आ जाता है प्रिंटिंग का, या उसको आप डिस्चार्ज प्रिंटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से डाउट क्लियर होगा। मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। कोई इशू है यहाँ तक किसी को डाइंग में एंड प्रिंटिंग में? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसी के साथ। अब आगे हैं हम भारत के पारंपरिक वस्त्र के ऊपर। हमने सब कुछ कर लिया है, धागा बना लिया है, कपड़ा बना लिया है, कपड़े पे हमने फिनिशेस भी कर ली, रंगाई भी कर ली, रंग भी देख लिए। अगर हम रंग की बात करें तो हमारे पास प्राकृतिक रंग है, संश्लेषित रंग है। फिर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, रंग को अगर हम घुलनशीलता के आधार पर देखें तो वाटर में सॉल्यूबल है, वाटर में आपके इनसॉल्यूबल है। ठीक है, क्या ये डॉक्टर जैसी पढ़ाई हो रही है, वाटर सॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, और क्या होता है, और क्या होते हैं, हमने किस किस की बात करी, छपाई की बात करी। तो छपाई के आपने 3 स्टाइल देखे और कई तरीके की विधियां होती हैं। तो विधियों में आपने क्या क्या देखा, आपने देखा ब्लॉक प्रिंटिंग, आपको पता है ब्लॉक से करते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए स्क्रीन का यूज करते हैं, स्टेंसिल के लिए स्टेंसिल का यूज करते हैं, रोलर के लिए रोलर्स का यूज किया जाता है। ब्लॉच में क्या करते हैं भाई, पृष्ठभूमि नमूना एक साथ रंग ले रहे हैं, छपाई कर ले रहे हैं एक साथ। ड्यूप्लेक्स में आगे पीछे दोनों तरफ रंग रहे हैं तो ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या पढ़ेंगे हम, भारत के पारंपरिक वस्त्र के बारे में, फैब्रिक मैप ऑफ इंडिया। देखिए किस जगह का फैब्रिक, कहाँ का फैब्रिक कितना फेमस है। आई होप आपको ये विजिबल होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप किसका नाम लेते हैं, जब कभी भी आप अपनी बुक्स में भी देखते हैं तो ढाका की मलमल का नाम लेते हैं, ढाका मसलिन की बात करते हैं। आप सभी को पता है ढाका की मलमल
जो कि बहुत फेमस है आपके ढाका, मतलब बांग्लादेश में ढाका में बहुत फेमस है। और आपके जो है इससे साड़ियाँ बनती हैं, सूती कपड़ों से इसका निर्माण होता है। लास्ट ईयर प्रश्न पूछा गया था। इसमें पन्ना हजारे, तोरदार और कौन कौन सी है, फुलबार और कौन कौन सी, जल्दी बताते चलिए, आप लोग भी बताते चलिए, तेरछा, ये सब जो है इससे आपके जो है आपके फैब्रिक मतलब साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इसमें आपके चिड़ियाँ हैं, नृत्य करती मानव आकृतियाँ हैं, देवी देवता हैं, फूल पत्ती हैं, इन सब का प्रयोग करके ढाका की मलमल बनाई जाती है। अगर हम बात करें तो पश्मीना कहाँ का है, कश्मीर का है, ठीक है। पश्मीना कहाँ का है, कश्मीर का फेमस आपके फैब्रिक है। इसके बाद फुलकारी, ये तो चलो एम्ब्रॉयडरी में बात आ जाएगी। एक आपके आता है पैठणी, पैठणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। एक आपके आता है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लेते हैं पहले, हाँ पैठणी आपके कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मैसूर सिल्क आपके कर्नाटक का है। कुनवी गोवा का है। कसाबू, कसाबू आपके जो है केरल का है। कांजीवरम सिल्क आपके कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कलमकारी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। पोचमपल्ली इक्कत जो है आपके ये वर्तमान में ये आपके तेलंगाना में है। अगर तेलंगाना नहीं है ऑप्शंस में तब आप आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है, तो पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में चला गया है। तो पोचमपल्ली इक्कत आपकी बुक में अगर आंध्र प्रदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के साथ ये तेलंगाना में है इस समय पोचमपल्ली। अगर ऑप्शंस में आपके आंध्र प्रदेश है, आप आंध्र प्रदेश आंसर लगाइएगा। अगर तेलंगाना है तो मेरे हिसाब से तेलंगाना होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। फिलहाल पोचमपल्ली इक्कत जो है आपके आंध्र प्रदेश आपकी बुक्स में लिखा है, आप वही पढ़ो, फिर आप कह दो मैम ने बताया तेलंगाना में लगा दिया हमने, ठीक है। हालांकि इस समय पोचमपल्ली जो है वो तेलंगाना में है। आगे बढ़िए, और क्या होती है, चंदेरी साड़ियाँ पढ़ते हैं आप। चंदेरी साड़ियाँ कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है, ये लिखा हुआ है। चंदेरी साड़ियाँ आपकी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। और कौन सी होती हैं आपके, ग्वालियर के पास चंदेर में आपके चंदेरी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। बालूचार साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं, बालूचार बूटेदार साड़ियाँ मुर्शिदाबाद में बनाई जाती हैं। इसके अलावा हम ब्रोकेड की बात करते हैं, ब्रोकेड को भूल नहीं सकते हम। ब्रोकेड, अंग्रेजों ने ब्रोकेड को नाम दे दिया था, जो कि आपके सोना चांदी से तारों से जड़े हुए जो फैब्रिक कहलाते हैं उसे हम ब्रोकेड बोलते हैं। ब्रोकेड कहाँ का फेमस है, बनारस का फेमस है। इसके अलावा और कौन कौन से पढ़े हैं हमने, फैब्रिक की बात करते हैं पहले, फैब्रिक की, एम्ब्रॉयडरी की बात बाद में करेंगे। और बताइए, और फैब्रिक बताइए आप लोग ने और कौन कौन से फैब्रिक पढ़े हैं। हाँ, ब्रोकेड के हम टाइप्स की बात करें तो बफ्त, पाठान, आवे रवा मतलब बहता हुआ पानी, इसके अलावा किम खाप, सपने के समान सुंदर, हिमरस, आमरस सब इसी के एग्जाम्पल हैं। पीताम्बर, पीताम्बर जो है वो हैदराबाद का है, लेकिन पैठणी कहाँ का है, वो महाराष्ट्र का है, ध्यान रखेंगे। पीताम्बर कहाँ का है, हैदराबाद का है। पटोला, पटोला कहाँ का है, आपके गुजरात का है। और बांधनी, बंधेज जो है वो आपके राजस्थान का है। हालांकि इसमें आपके बांधनी गुजरात में दे दिया है, लेकिन आप इसके साथ नहीं जाएंगे, बांधनी को आप राजस्थान के साथ लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे राजस्थान आंसर माना जाता है। कि ऐसा नहीं है कि आपके बंधेज बांधनी गुजरात में नहीं की जाती, गुजरात में भी की जाती है, लेकिन स्पेशली बांधनी से आंसर आपकी क्या लगाएंगे, आप राजस्थान लगाएंगे। पटोला कहाँ पे लगाएंगे, आप गुजरात में लगाएंगे। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, है ना। हाँ, पटोला में आप फुलवारी करते हैं, बाघ कुंजर करते हैं, नारी कुंजर करते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाता टीजीटी पीजीटी में, ये सब नेट का सिलेबस है। टीजीटी पीजीटी में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बांधनी कहाँ का है, और आपके ये कैसे कुछ भी पूछ सकते हैं सिंपल कि ये कहाँ का है। तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए कि बांधनी कहाँ का है, पटोला कहाँ का है, ये आपके पश्मीना शॉल कहाँ का है, आपके ये जो है हमने और क्या बात करी, हमने बात करी आपके चंदेरी कहाँ का है, बालूचार साड़ियाँ कहाँ का है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ढाका के मसलिन, तेरछा, पन्ना हजारे, तोड़दार, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हिमरस, आमरस किसका एग्जाम्पल है, ब्रोकेड का। तो ये सब आपके होते हैं स्टूडेंट्स ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, भारत के पारंपरिक वस्त्र। क्लियर है, और कुछ दिक्कत है यहाँ पर। ब्रोकेड कहाँ का फेमस है, ब्रोकेड बनारस का फेमस है, क्योंकि जारदोजी का काम, जरी जारदोजी का काम आपके बनारस में किया जाता है बहुत ज्यादा, तो ब्रोकेड बनारस का फेमस है। पटोला कहाँ का फेमस है, गुजरात का फेमस है। शबनम क्या मतलब क्या है, ओस की बूंद के समान शबनम किसको बोला जाता है, तो ढाका को बोला जाता है, ढाका के मसलिन को शबनम बोला जाता है। ढाका के मलमल का निर्माण किससे होता है, सूती रेशों से होता है ना। ये सब क्वेश्चन आंसर्स का काम है, ये तो क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे हम। अगर टाइप्स ऑफ ब्रोकेड की बात करें तो आवे, रवा, किम खाब, बफ्त, पाठान, हिमरस, आमरस, ये सब किसको बोलते हैं, ये सब ब्रोकेड को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। पीताम्बर वस्त्रों का निर्माण कहाँ होता है, हैदराबाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ भारत की परंपरागत कढ़ाई की बात कर लेते हैं, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी की बात कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे बनता है, हर बारी बनता है। चलिए बताइए, काशिदाकारी जम्मू कश्मीर लिखा हुआ है,
बहुत विजिबल नहीं होगा लेकिन आपको पता है। फुलकारी पंजाब, कोटा वर्क या आपके मोची भारत, ये सब आपकी किसकी है? हीर भारत, मोची भारत। और आपके एप्लिक वर्क, ये सब कहाँ की है? राजस्थान की है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। मोची भारत, हीर भारत, एप्लिक वर्क, ये सब कहाँ का है? आपके राजस्थान का वर्क है। बीड वर्क, जिसमें मोती लगाते हैं, ये भी शायद आपके राजस्थान का ही है ना, बीड वर्क। हाँ, ये भी यहीं का है। इसके अलावा आपके गुजरात में आ जाओ तो पटोला, यहाँ लिखा है गुजरात में आपके पटोला है। और आपकी काठियावाड़ की कढ़ाई है, कच्छ कढ़ाई है जिसमें चेन स्टिच का यूज करते हैं, ये सब किसका है? आपके, ये सब आपके गुजरात का आ जाता है। पंजाब की आपकी फुलकारी है, फुलकारी में आपके बाग फुलकारी भी पूछी जाती है जो कि आपके पंजाब की है। क्लियर है? आगे चलिए, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? कच्छ की फुलकारी की, कच्छ की बात कर चुके हैं हम, काशिदाकारी की बात कर चुके हैं हम। आगे बढ़ते चलते हैं। पैठणी महाराष्ट्र लिखा हुआ है, मैसूर सिल्क कर्नाटका, केरला में कोसुवम हम बात कर चुके हैं इसकी, तमिलनाडु में कांजीवरम, आंध्र प्रदेश में वेंकटागिरी है, पोचमपल्ली तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ की कोसा है। और क्या क्या है? इतनी तो आपके बुक में दी भी नहीं गई है। आगे चलिए, यूपी में बनारस में आपकी कौन सी कढ़ाई की जाती है? तो आपकी चिकनकारी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन। कांथा वर्क कहाँ का है? बंगाल का है, लास्ट ईयर पूछा गया था आपसे। मूगा सिल्क कहाँ मिलता है? तो आसाम में मिलता है, सबको पता है। भागलपुर की साड़ी कहाँ की है? आपके बिहार की है। भागलपुर साड़ी आपकी कहाँ की है? बिहार की है। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, और बताते चलिए, आप लोग भी एग्जांपल्स देते चलिए जो भी आपको पता हो। एम्ब्रॉयडरीज की, चंबा का रूमाल है, कसूती कर्नाटक की है, बिल्कुल। कसूती में गावंती, नेगी, मेगी, मुरी जो है, मेंथी, इन धागों का यूज, इन स्टिचेस का यूज किया जाता है। हाँ, आपके चिकनकारी में जो है आपके बखिया का, मुरी का, जालीदार नेट का यूज किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है चिकनकारी में। और बताइए, एप्लिक वर्क की हम बात कर चुके हैं। ये सब आपकी कसूती कढ़ाई कर्नाटक की आप बात कर चुके हैं। ये सब है आपके एम्ब्रॉयडरीज, भारत की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज। ये कोई पहली बार हम बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी हम कई बार जो है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज की और टेक्सटाइल की बात मैं अपने चैनल पर कर चुकी हूँ। अलग अलग वीडियोज बनाई हुई है मैंने इसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ तक हमने टेक्सटाइल में आज किस किस चीज की बात कर ली है? टेक्सटाइल में हमने आज फिनिशेस की बात करी है, फिनिशेस के बाद डाइंग एंड प्रिंटिंग की बात करी है, डाइंग एंड प्रिंटिंग के बाद हमने टेक्सटाइल के जो टेक्सटाइल है, भारत का प्रसिद्ध वस्त्र है, कहाँ का कौन सा है, पटोला कहाँ का है, बांधनी कहाँ का है। और ये तो सब फिर जब क्वेश्चन करेंगे तब आप कर ही लेंगे। और ये बहुत इजी, सब मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है सबसे इजी होता है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल की भाई एम्ब्रॉयडरी कहाँ की है, कौन सी एम्ब्रॉयडरी किस जगह की जाती है, यहाँ से प्रश्न आपसे एक तो जरूर पूछा जाता है हर साल। जैसे लास्ट ईयर आपसे शायद कांथा पूछा गया था। क्लियर है? अब इसके बाद आपसे बचता है, क्या बचता है आपके? बचता है सिंपल वो वस्त्र की धुलाई उलाई बचती है। धुलाई की बात कर लेते हैं। धुलाई बचती है तो उसमें आप शुष्क धुलाई करते हैं, ड्राई क्लीनिंग वगैरह आप ऊन के, वूल के लिए करते हैं और सिल्क के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स में ही करा लूंगी, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपके पास बचती हैं ब्लीचेस, तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग होती है कुछ, और कुछ नॉन ऑक्सीडाइजिंग होती है, रिड्यूसिंग ब्लीचेस जिसे आप बोलते हैं, उसकी बात भी कर लेंगे। आपको इतना पता होना चाहिए, वूल सिल्क पे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, जेवल वाटर का यूज नहीं करते हैं। यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इतना तो आप कर ही लेंगे। शुष्क धुलाई किस पे करते हैं? सूखी धुलाई। ड्राई क्लीनिंग किसके लिए करते हैं? तो भाई जरी जरदोजी का काम है, अगर ब्रोकेट का फैब्रिक है उस पर करेंगे, उसको धुलेंगे थोड़ी घर पे। और इसके अलावा आप सिल्क के कपड़ों के ऊपर करते हैं, तो ये सब आपसे पूछ लिया जाता है। और किसकी कितनी जो है क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि भीगने के पश्चात किसकी ज्यादा कम हो जाती है क्षमता, तो ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ये फैब्रिक की ये कहलाती हैं आपके रासायनिक विशेषताएं, और एक आपकी होती हैं क्या बोलते हैं, फिजिकल, भौतिक विशेषताएं। ये मैंने लास्ट ईयर कराया था, मैं इसका लिंक दे दूंगी आप लोगों को, आप लोग देख लेना। फिर भी मैं क्वेश्चन आंसर्स में इसकी बात करूंगी। जैसे रेयॉन की सबसे ज्यादा मजबूती रेयॉन होता है, 70% तक रेयॉन मजबूती होता है, 40 से 70% तक। और ऊन भी जो है आपके अपनी जो है 40% तक अपनी क्षमता जो है वह भीगने के पश्चात खो देता है ना। ऐसे पूछते हैं, जैसे आपसे पूछते हैं कि रेयॉन जो है गीली अवस्था में कैसा होगा, मजबूत होगा कि कमजोर होगा, तो कमजोर होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है अपनी क्या खो देता है,
क्षमता को खो देता है, जबकि सूती जो है भीगने के बाद अपनी क्षमता को नहीं खोता है, कॉटन नहीं खोता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं, जैसे पूछ लिया था ऊन की कितनी खो जाती है, 40% तक, 40% तक ऊन जो है वो अपनी क्या कर देता है, गीली अवस्था में वो कमजोर हो जाता है। जब उसको आप भिगाते हैं गीली अवस्था में कमजोर हो जाता है। तो बस यही चीज बचती है, एक चीज बचती है आपसे, सिलाई मशीन। प्लीज वो खुद पढ़ लेना स्टूडेंट्स, मैं सिलाई मशीन नहीं पढ़ा पाऊंगी सीरियसली, मुझे वो बहुत 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 बोरिंग चैप्टर लगता है, ना तो पढ़ने में मजा आता है ना पढ़ाने में मजा आता है, मैं वो पढ़ाऊंगी नहीं सिलाई मशीन। तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज हूँ, मैं माफी मांगती हूँ आप लोगों से, सिलाई मशीन नहीं पढ़ा सकती मैं। ठीक है, सिलाई मशीन प्लीज आप खुद पढ़ लेना, या आप जहाँ भी पढ़ते हो एक्स्ट्रा दूसरी क्लासेस में वहां अगर पढ़ाया जाता हो वहां पढ़ लेना, कोई मुझे प्रॉब्लम इशू नहीं है, बट सिलाई मशीन मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपना क्लास आज का ये रैपअप करती हूँ। और 1 घंटे का आज का क्लास रहा है, तो मैंने टेक्सटाइल फिनिशेस कर पूरा खत्म करने की अपनी तरफ से कोशिश करी है। बाकी हम जो कुछ बच गया है, जैसे धुलाई बच गई है और आपकी क्या बच गया, ब्लीचेस वगैरह बच गई हैं, ज्यादा इससे प्रश्न इतने बनते भी नहीं है, जो बनते हैं मांड वांड से वो सब मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू क्लियर करवा दूंगी, आपने किए हुए भी होंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो इन दोनों वीडियोस में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, एटलीस्ट आपके पास एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है, आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स आपको अभी भी लगता है कि मेरी वीकनेस है, मुझे इस पर फोकस करना चाहिए, उसको अलग लिख लीजिए और उन टॉपिक्स के ऊपर अपनी तैयारी आप जोरदार कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए बाय बाय, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की, अच्छे से एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय स्टूडेंट्स।